हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आव्या क्लासेस। प्यारे बच्चों, आव्या क्लासेस में आपका बहुत 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 स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एनसीईआरटी का कंसेप्ट। देखो, आपके एनसीईआरटी में बहुत कम कंसेप्ट दिया गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, लेकिन हम लोग उससे थोड़ा सा ज़्यादा, जो कि एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको भी कवर करेंगे। और इसी वीडियो में हम लोग छोटे छोटे स्मॉल कंसेप्ट के थ्रू उसको भी कवर करते चलेंगे। सो बने रहिए मेरे साथ और हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन 4.11 यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो पहला इसमें टर्म दिया है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब क्या हो गया? कांस्टेंट, ठीक है। और उसके बाद हो गया सर्कुलर, फिर मोशन। सो कोई पार्टिकल यदि किसी सर्कुलर पाथ में एक समान स्पीड से जाएगा, कांस्टेंट स्पीड से जाएगा, देन मोशन इज कॉल्ड एज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो मैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्यों नहीं बोला, यूनिफॉर्म स्पीड क्यों बोला, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज करो कि कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में यहाँ से यहाँ ऐसे जा रहा है, तो वो जिस स्पीड से जा रहा है, लाइक 5 मीटर पर सेकेंड से के स्पीड से सपोज करो जा रहा होगा, वो कांस्टेंट होगा। वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पर आपको ये नहीं बोल सकते हो कि इस मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्यों नहीं बोल सकते हो? बिकॉज वेलोसिटी जो है उसमें दो कंपोनेंट होता है। एक कंपोनेंट होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा कंपोनेंट होता है डायरेक्शन। सो जब भी कोई पार्टिकल, कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव करेगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा? चेंज करता जाएगा। तो डायरेक्शन कीप्स ऑन चेंजिंग। और लेकिन तो आप क्या उसका कांस्टेंट रख सकते हो? मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रख सकते हो। सो यदि कोई क्वांटिटी है, वेलोसिटी है, जिसका केवल मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, या कांस्टेंट स्पीड। इसलिए यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट कहा गया है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि इस पॉइंट पर इसका वेलोसिटी सपोज करो ऐसे मूव कर रहा है, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा, इस पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा, इस पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा, इस पॉइंट पर ये होगा। मीन्स टेंजेंट के अलोंग रहेगा। आपको यदि डाउट हो रहा हो कि कैसे रहेगा, तो एक एक्सपेरिमेंट घर में करना। एक धागे में पत्थर बांध लेना और उसको गोल गोल घुमाना। जैसे सपोज करो कि घुमा रहे हो, और जैसे यहाँ पर छोड़ोगे ना, पत्थर इस डायरेक्शन में जाएगा। यदि आप यहाँ पर छोड़ोगे तो पत्थर इस डायरेक्शन में जाएगा। मीन्स कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है ना, उसी डायरेक्शन में पत्थर चला जाएगा। क्लियर है? सो जब वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो उसको आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं बोल सकते हो। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो स्पीड होता है वो कांस्टेंट होता है। सो अब देखो कि सपोज एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड v इन अ सर्किल ऑफ रेडियस r एज शोन इन द फिगर 4.19, सिंस द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली इन डायरेक्शन। कंटिन्यूअसली इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, मीन्स कि इसमें कुछ ना कुछ क्या होगा? एक्सलरेशन होगा। एक्सलरेशन होता है तभी वेलोसिटी चेंज होता है। या आप बोलोगे कि चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज एक्सलरेशन। सो हम लोगों को एक्सलरेशन जो है उसका नाम क्या है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, वो फाइंड आउट करना है। सो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, फिर आपको अच्छे से समझाता हूँ। और देखो, ये जो फिगर है, यहीं पर ये ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। इनिशियली ये पॉइंट P पे था और फिर कुछ समय के बाद ये पॉइंट P डैश पे आया। मीन्स कि इसने ये जो पाथ है ना, इस पाथ को ये फॉलो किया है। क्लियर है? सो आपको इसी में निकालना है कि इसका एक्सलरेशन क्या है। लेकिन इसको एक्सलरेशन निकालने से पहले हम लोग कुछ टर्म सीखेंगे। वो होगा कि यदि r ये है, रेडियस है r, और कुछ देर के बाद जब पॉइंट P डैश पे आता है, तब रेडियस को r डैश से यदि डिनोट करे, इनके बीच का एंगल यदि डेल्टा थीटा हो, तो फिर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, और चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, इन तीनों का फॉर्मूला क्या होगा, उसको हम लोग समझेंगे। सो सबसे पहले हम लोग डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं यहाँ फिगर बना देता हूँ। देखो, यहाँ पर आपको r से डिनोट किया गया है, और पार्टिकल पॉइंट P से पॉइंट P डैश पर गया, और ये P डैश पॉइंट है, ये P है, और ये C सेंटर है।
और इसके बीच का ये एंगल आपको डेल्टा थीटा है। सो ये आर डैश से डिनोट किया गया है। सो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखो ये फर्स्ट वेक्टर हो गया, सो इससे आप यहाँ तक एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दोगे, यही आपको डिस्प्लेसमेंट होगा, जो कि यहाँ पर एक एरो वाली लाइन से डिनोट किया गया है। सो आप बोलोगे कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू पी डैश, मीन्स कि जो वेक्टर पी से स्टार्ट है और पी डैश की तरफ गया है, मीन्स कि आर वेक्टर, ठीक है, ये वेक्टर है आर, ठीक है, जिसका डायरेक्शन ये दिया गया है, आर वेक्टर प्लस पी डैश वेक्टर इज इक्वल टू आर डैश, और पी डैश को आपने डेल्टा आर से डिनोट किया है। सो आर प्लस डेल्टा आर इज इक्वल टू आर डैश, और यहाँ से हो जाएगा आपको डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू आर डैश वेक्टर माइनस आर वेक्टर। सो बेसिकली जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपको फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर होगा, जो हम लोग पहले भी कर चुके हैं। अब ये देखो, ये आपको बस निकालना है। तो आप वेक्टर का फॉर्मूला समझ चुके हो, दो वेक्टर है, इनके बीच का एंगल क्या है, डेल्टा थीटा है। एंगल हमेशा टेल टू टेल या हेड टू हेड होता है। सो इसमें इस वेक्टर का टेल ये है, इस वेक्टर का भी टेल यही है पॉइंट सी पर, सो एंगल डेल्टा थीटा होगा। सो आप लिखोगे दो वेक्टर के बीच का जो होता है फॉर्मूला मैग्नीट्यूड, वो क्या होता है, वेक्टर आर डैश का होल स्क्वायर प्लस आर का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 वेक्टर आर माइनस आर डैश इंटू कॉस डेल्टा थीटा। क्लियर है? क्यों? बिकॉज आपको इस वेक्टर को लिख सकते हो आर डैश वेक्टर प्लस माइनस आर वेक्टर। सो बेसिकली माइनस आर वेक्टर का स्क्वायर लोगे तो आर स्क्वायर ही होगा। सो यहाँ से हो जाएगा ये आपको आर स्क्वायर, चूंकि आर डैश आर इक्वल है, ठीक है, मैग्नीट्यूड तो सेम है। सो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 आर स्क्वायर कॉस डेल्टा थीटा, और यहाँ से हो जाएगा 2 आर स्क्वायर हो गया। सो 2 आर स्क्वायर में से स्क्वायर रूट 2 बाहर निकाल लो। सो स्क्वायर रूट 2 इंटू आर, और ये ब्रैकेट के अंदर में कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस डेल्टा थीटा। आपको समझने में देखो ये दिक्कत है, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 आर स्क्वायर माइनस 2 आर स्क्वायर कॉस डेल्टा थीटा, और 2 आर स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। सो ये बेसिकली स्क्वायर रूट के अंदर में है, तो पावर में 1/2 लिख देता हूँ। और यहाँ से हो जाएगा, देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 इंटू आर, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस, देखो आपको मालूम है 1 माइनस कॉस अल्फा कितना के इक्वल होता है, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का रूल है। सो स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस अल्फा कितना के इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 साइन अल्फा बाई 2। क्लियर है? यहाँ पर अल्फा का वैल्यू कितना है, डेल्टा थीटा है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 आर इंटू स्क्वायर रूट 2 साइन डेल्टा थीटा बाई 2, और यहाँ से हो जाएगा 2 आर साइन डेल्टा थीटा बाई 2। तो ध्यान रखिए कि डिस्प्लेसमेंट यदि एंगल थीटा से डेल्टा थीटा से चेंज हुआ है, इस एंगल जो डेल्टा थीटा से चेंज हुआ ना, इसको आप बोलोगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो डेल्टा थीटा क्या है, एंगुलर, एंगल में जो चेंज हुआ। सो डेल्टा थीटा हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और डेल्टा आर क्या हो गया, जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। सो लीनियर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू आएगा 2 आर साइन डेल्टा थीटा बाई 2। क्लियर है? अब देखो कि एग्जैक्ट इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। सो डिस्टेंस P से P डैश तक आया, किस रास्ते से आया है, ये इसी रास्ते से आया, ये C है, मान लो ये आपको C डैश मानो। सो डिस्टेंस हो जाएगा पी सी डैश पी डैश, ठीक है, जिस रास्ते से आया है। और आपको मालूम है कि यदि आर रेडियस हो, डेल्टा थीटा एंगल हो, सेंट्रल एंगल, तो ये डिस्टेंस होता है आर इंटू डेल्टा थीटा। सो ये आपको सेकेंड वाला हो गया। कभी कभी आपसे पूछ देता है कि डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या है। सो आप सीधे डिवाइड कर दोगे आर डेल्टा थीटा बाई 2 आर साइन डेल्टा थीटा बाई 2, यही हो जाएगा रेशियो। सो मेरे ख्याल में ये जो डिस्प्लेसमेंट का, डिस्टेंस का, ये कंसेप्ट आप समझ गए। अब हम लोग वेलोसिटी का, चेंज इन वेलोसिटी का, अनकॉरस्पॉन्डिंगली जो एक्सलरेशन होता है, उस कंसेप्ट को समझते हैं।
सो आपको मैं फिर से फिगर बना देता हूँ। देखो ये आपको सेंटर है और ये आपको आर है, ओके, और ये डेल्टा थीटा एंगल के बाद ये पॉइंट यहाँ पर आया और ये आपको हो गया आर डैश। क्लियर है? सो वेलोसिटी वेक्टर हमेशा टेंजेंट के लॉन्ग होगा। सो इस पॉइंट पर यदि पार्टिकल इस रास्ते में जा रहा है तो वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। लेकिन सपोज करो कि पार्टिकल यदि इस डायरेक्शन में आ रहा होता, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा होता, तो वेलोसिटी वेक्टर इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में टेंजेंट पर होता, इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में टेंजेंट में होता। लेकिन चूंकि इस डायरेक्शन में जा रहा है तो यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पर इस डायरेक्शन में होगा। सो क्लियरली वेलोसिटी वेक्टर हमेशा रेडियस से 90 डिग्री एंगल बनाता है। क्लियर है? सो आपको यदि वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल देखोगे तो क्या होगा? तो देखो ये आपको फिगर में बहुत अच्छे से क्लियरली बताया गया है। यदि ये रेडियस है आर, ये है आर डैश, इनके बीच का एंगल डेल्टा थीटा है, तो ये वेलोसिटी वेक्टर वी है और ये वेलोसिटी वेक्टर वी डैश है, दोनों परपेंडिकुलर है रिस्पेक्टिव। सो इनके बीच का भी एंगल कितना हो जाएगा? डेल्टा थीटा हो जाएगा। सो यहाँ पर v इनिशियल वेलोसिटी या पॉइंट P पे वेलोसिटी और डेल्टा v क्या हो गया? चेंज इन वेलोसिटी, ये इक्वल हो गया फाइनल वेलोसिटी v डैश के। सो देखो यहाँ पर हो गया वेलोसिटी v और इसमें आप डेल्टा v वेक्टर जोड़ दिए जो चेंज इन वेलोसिटी है। सो ये आपको हो गया v डैश के इक्वल फाइनल वेलोसिटी वेक्टर के इक्वल, जो कि ये वेलोसिटी वेक्टर है पॉइंट P पर। ये वेलोसिटी वेक्टर कहाँ पर है? पॉइंट P पर, P डैश पे, और ये कहाँ पर है? ये है पॉइंट P पे और ये है चेंज। सो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर के डायरेक्शन में ही एक्सलरेशन होगा। क्लियर है? सो आप देखो कि ये इसके r के परपेंडिकुलर है v, आर डैश के परपेंडिकुलर है वी डैश, तो क्लियरली डेल्टा आर के परपेंडिकुलर होगा डेल्टा वी। ठीक है? सो डेल्टा मीन्स कि ये जो है ना, ये जो ट्रायंगल बना है, ये ट्रायंगल, इसी ट्रायंगल को 90 डिग्री से आपने रोटेट कर दिया, दैट्स इट। इसी ट्रायंगल को आपने 90 डिग्री से रोटेट कर दिया। सो ये 90 डिग्री होगा, मीन्स कि ये कहाँ पर जा रहा है? ये वेलोसिटी वेक्टर जो डेल्टा वी है ये सेंटर की तरफ मार्क्ड है। अब इसको ना आप चेंज करते जाओ, इसको और छोटा कर दो, इसको और आप डेल्टा जो है ना ये एंगल, इसको और छोटा कर दोगे, तो और छोटा कर दोगे स्टिल ये सेंटर की तरफ रहेगा। यदि आप चेंज कर दिए ओरिएंटेशन, पी को और आप ना दूसरे लोकेशन पर ले गए, पी डैश को थोड़ा और नीचे ले गए, स्टिल देखोगे कि चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर आपको सेंटर की तरफ है। मीन्स कि जैसे जैसे आप ये जो डेल्टा थीटा जीरो की तरफ टेंस कर रहा है, मीन्स कि टाइम जो है डेल्टा टी वो जीरो की तरफ टेंस करता जा रहा है, बहुत छोटे छोटे इंटरवल में हम लोग लेते जा रहे हैं, तब भी हम लोग देख रहे हैं कि जो एक्सलरेशन है वो सेंटर की तरफ हो रहा है। और जब डेल्टा टी को आप जीरो की तरफ टेंस कर दोगे, मीन्स कि एकदम ऑलमोस्ट जीरो कर दोगे ना, तो आप देखोगे कि ये जो वेलोसिटी वेक्टर ये वाला फिगर हो गया, इसमें क्या है? एक्सलरेशन आपको सेंटर की तरफ है, क्योंकि डेल्टा वी आपको सेंटर की तरफ है, और वेलोसिटी वेक्टर इसमें टेंजेंट है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सो अब देखो कि डेल्टा वी निकालने के लिए फॉर्मूला फिर से क्या करोगे, क्या चीज लिखोगे? डेल्टा वी वेक्टर इज इक्वल टू वी डैश वेक्टर माइनस वी वेक्टर, और इनके बीच का एंगल कितना है? एंगल डेल्टा थीटा है, तो जो फॉर्मूला से निकलेगा वो यही हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जो आपने डिस्प्लेसमेंट का जैसे निकाला है वैसे निकाल लेना, सेम आ जाएगा। क्लियर है? सो यही सारी बातें आपको लिखी गई है, और आपको मालूम है कि एक्सलरेशन या एवरेज एक्सलरेशन किसी टाइम इंटरवल में बात करोगे तो ये क्या होता है? डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। सो डेल्टा वी का जो डायरेक्शन होगा वही एवरेज एक्सलरेशन का डायरेक्शन होगा, और डेल्टा वी का डायरेक्शन किस तरफ होता है? टुवार्ड्स सेंटर। सो एवरेज एक्सलरेशन का भी जो डायरेक्शन होगा वो कहाँ होगा? टुवार्ड्स सेंटर। ठीक है? सो मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यही सारी बातें लिखी गई है। और जब डेल्टा टी को आप टेंस टुवार्ड्स जीरो के कर दोगे तो इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन हो जाएगा। मीन्स कि आपने पहले भी देख रखा है कि जब टाइम इंटरवल को आप जीरो कर दोगे, ऑलमोस्ट जीरो कर दोगे,
तो जो एक्सलरेशन होगा या जो क्वांटिटी होता है उस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे होता है, और इस कारण से उसको इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन कहते हैं। तो आप बोलोगे एक्सलरेशन इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 एवरेज एक्सलरेशन। क्लियर है? तो ये सब हम लोग पहले भी कर चुके हैं, इसमें ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिक्कत हो रहा है तो जो फर्स्ट जो है मेरा वीडियो जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन का, उसको देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अब ये जो हम लोगों ने इसका डायरेक्शन तो फाइंड आउट कर लिया, अब मुझे मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। सो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने से पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। सो आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? तो यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल है। क्या क्या है? सी पी पी डैश और देखो जी एच आई, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, एंड जी एच आई। ठीक है? सो ये सी पी पी डैश में ये दोनों क्या है? सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, इनके बीच का एंगल सेम है, मतलब मीन्स कि ये एंगल के इक्वल है। ठीक है? ये एंगल आपको इस एंगल के इक्वल है, और वैसे ही ये वाला जो एंगल है ना वो इस एंगल के इक्वल है। क्यों ऐसा है? बिकॉज जो V है ना वो R के परपेंडिकुलर है, और V डैश आपको R डैश के परपेंडिकुलर है, और डेल्टा V आपको डेल्टा R के परपेंडिकुलर है। मीन्स कि आप बोल सकते हो इसी ट्रायंगल को आपको जस्ट रोटेट कर दिया गया है। क्लियर है? सो आप बोल सकते हो कि रेशियो ऑफ साइड्स आर, क्या हो जाएगा? रेशियो ऑफ साइड्स आर सेम, जो सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है। सो यहाँ से आ जाएगा डेल्टा वी बाई वी। ठीक है? सो डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू डेल्टा आर बाई आर, और यहाँ से आपको डेल्टा वी निकालना है। डेल्टा वी से ही एक्सेलरेशन निकलेगा, और डेल्टा वी हो जाएगा डेल्टा आर बाई आर इंटू वी, दैट इज वी बाई आर इंटू डेल्टा आर। अब आपको एवरेज एक्सेलरेशन निकाले थे आप, ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन निकाले थे डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। सो यहाँ से हो जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन वी बाई आर इंटू डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। अब इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए आप इसमें लिमिट लगा दो। सो जब लिमिट लगाओगे तो क्या हो जाएगा? लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी बाई आर। तो ठीक है, इसमें टाइम का टर्म नहीं, इसको बाहर निकाल दिए। सो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। अब लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा आर बाई डेल्टा टी का वैल्यू क्या होगा? देखो यहाँ पर ये फिगर में देखो, इस फिगर में डेल्टा आर ये है, और एक्चुअल में पार्टिकल इस पाथ के अलोंग आया है। मीन्स कि डेल्टा आर और ये जो है पी पी डैश, इसमें डिफरेंस है, लेकिन जैसे इसको छोटा करते जाओगे ये डिफरेंस क्या होता जाएगा? कमता जाएगा। लाइक ये आपने कर दिया, ये गैप ले लिया, तो अब क्या हो जाएगा? डेल्टा आर ये हो गया और एस ये हो गया, एकदम सट करके आ गया। वैसे ही जब आप बहुत छोटा लोगे, एकदम इतना छोटा ले लिए, उसको 0 की तरफ टेंस करना मतलब बहुत छोटा लेना है, तो इस केस में डेल्टा आर आपको यही जिस रास्ते में पाथ के इक्वल आया उसके बराबर हो जाएगा। सो डेल्टा आर को लिख सकते हो आप v इंटू डेल्टा टी के इक्वल बोल सकते हो। सो ये हो जाएगा आपको v बाई आर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। डेल्टा आर का वैल्यू कितना निकाला अपना? v डेल्टा टी बाई डेल्टा टी। अब डेल्टा टी कैंसिल आउट हो जाएगा, सो ये हो जाएगा v बाई आर इंटू v। सो आप बोल सकते हो कि लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा आर बाई डेल्टा टी आपको v के इक्वल आया। सो यहाँ से आपने इस मैग्नीट्यूड निकाल लिया। कैसे निकाल लिया मैग्नीट्यूड? क्योंकि एवरेज एक्सेलरेशन था, उसको जब आपने इंस्टेंटेनियस में बदला तो एक्सेलरेशन का वैल्यू सेंटर की तरफ होता है, हम लोग इसे यहाँ पर c लिख देते हैं, और ये हो जाता है मैग्नीट्यूड होता है v स्क्वायर बाई आर। तो यही सारी चीज़ें आपके बुक में की गई है, ये सब चीज़ को हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं। सो देयरफॉर इसको आप सेंटर की तरफ मूव होता है, इसलिए इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। सो देयरफॉर द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर बाई आर, जहाँ r रेडियस है और v उसका क्या है? स्पीड है। सो द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज टुवार्ड्स द सेंटर,
और सेंट्रीपीटल मतलब क्या होता है, ये ग्रीक वर्ड से आया है, ग्रीक टर्म से, जिसका मतलब होता है सेंट्री मतलब क्या होता है सेंटर, और पीटल मतलब सीकिंग, खोजना। मीन्स कि जो चीज़ सेंटर की को खोज रहा है, सेंटर की तरफ जा रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रीपीटल। सो दिस इज टर्म प्रोपोज्ड बाय न्यूटन। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस कर दी गई हैं। अब ये जो एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्या ये कांस्टेंट है या वेरिंग है? सो ए सी आपने देखा वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है, आर रेडियस है, वी इसका वेलोसिटी है। सो एज वी क्या होता है, वी चेंजेस करता है, चेंज करता है। आर तो होगा कांस्टेंट, v का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो v चेंज कर रहा है। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी क्या होगा, आपको चेंजेस करेगा। उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, और लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, चेंज करेगा। सो डायरेक्शन इसका चेंज कर रहा है। सो देयरफॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज नॉट अ कांस्टेंट वेक्टर। अब हम लोग इसको जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को एक दूसरे टर्म में देखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर स्पीड। सो एंगुलर स्पीड क्या है, देखो कोई पार्ट के लिए यहाँ से यहाँ तक मूव किया तो ये एंगल के टर्म में कितना मूव कर दिया, यहाँ पर था और यहाँ से फिर जब ये यहाँ पर आया तो ये कितना एंगल स्वीप कर लिया, कितना एंगल ये बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक घूम गया। तो ये जो जितना एंगल से घूमा डेल्टा थीटा, उसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और इसी को जब आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दोगे या टाइम के रिस्पेक्ट में इसका चेंज निकाल लोगे ना, तो वो कहलाता है एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड। सो एंगुलर स्पीड हो जाएगा डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। जितना से एंगल चेंज हुआ उसको टाइम से आपको डिवाइड करना है। जैसे आप देखते हो कि वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में टाइम रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वैसे ही एंगुलर स्पीड होगा आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का टाइम रेट में जो चेंज हो रहा है। सो एंगुलर स्पीड, इसको ग्रीक लेटर ओमेगा से ये बोलते हैं, ओमेगा डब्ल्यू की तरह होता है। सो ओमेगा से डिनोट करते हैं एंड इट इज़ कॉल्ड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब ये वेक्टर होता है या स्केलर होता है? सो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। यदि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन होना चाहिए। अब इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है? सो बेसिकली इसको हम लोग एक्सियल वेक्टर बोलते हैं। सो क्या होता है एक्सियल वेक्टर, वो भी हम लोग समझते हैं। देखो ये आपको दिया गया है, ठीक है, मैं फिर से फिगर बना दे रहा हूँ। ये आपको है आर, ये है आपको आर डैश, ये है इनके बीच का एंगल डेल्टा थीटा। क्लियर है? सो डेल्टा थीटा भी आपको एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इसका डायरेक्शन के लिए आप क्या करो, अपने राइट हैंड के चारों फिंगर्स को इसके अलोंग कर्ल करो, इसके अलोंग घुमाओ, ठीक है। तो आप देखोगे कि जो थंब का जो ओरिएंटेशन होगा ना, वो ऊपर होगा, प्लेन से बाहर निकलता हुआ होगा। सो क्लियरली वही डायरेक्शन होगा। सो प्लेन से बाहर निकलने के डायरेक्शन को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, और प्लेन के अंदर घुसने के डायरेक्शन को हम लोग क्रॉस से डिनोट करते हैं। बाहर निकलने को डॉट से, अंदर घुसने को क्रॉस से। तो आप देखोगे कि यदि मान लेते हैं इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, तो अपने दाहिने हाथ राइट हैंड के चारों फिंगर्स को इस डायरेक्शन में आप घुमाओ, रोटेट करो, तब देखोगे कि अंगूठा ना आपको अंदर की तरफ है। सो ये डायरेक्शन होगा डेल्टा थीटा का। और जिस डायरेक्शन में डेल्टा थीटा है उसी डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी का भी डायरेक्शन है, एंगुलर स्पीड का भी डायरेक्शन है। क्लियर है? समझ गए? सो इसके लिए जो ये एंटी क्लॉकवाइज मोशन के लिए एंगुलर स्पीड ओमेगा का डायरेक्शन होता है एबोव द प्लेन, बोलो एबोव द प्लेन, या फिर बोलो अपवार्ड, ठीक है, प्लेन से बाहर निकल रहा है। और इसके लिए जो ये क्लॉकवाइज है, इसके लिए क्या चीज़ हो जाएगा, इनसाइड द प्लेन, प्लेन के अंदर में जा रहा है, या फिर बोलोगे डाउनवर्ड।
डाउनवर्ड। अब ये डाउनवर्ड कैसे, देखो जैसे मैं सपोज करो ना, ये 3 डायमेंशनल फिगर बनाओ, तो ये ऐसे एक सर्किल ऐसे घूम रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रहा है। तो इस डायरेक्शन में राइट हैंड के 4 फिंगर्स को कर्ल करोगे तो देखोगे कि थंब का ओरिएंटेशन नीचे की तरफ है। और यदि कोई ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है और इस लॉन्ग में अपने दाहिने हाथ के फिंगर्स को 4 फिंगर्स को घुमाओगे तो देखोगे ना कि थंब का ओरिएंटेशन ऊपर में है। तो डेल्टा थीटा भी ऊपर की तरफ होगा, ओमेगा भी ऊपर की तरफ होगा, इसमें ये दोनों आपको नीचे की तरफ होगा। क्लियर है? अब देखो V और ओमेगा के बीच का जो रिलेशनशिप है वो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो ये S है, तो S होता है आपको R इंटू डेल्टा थीटा के इक्वल। तो यहाँ पर आप यदि V जो होगा वेलोसिटी होगा या स्पीड होगा, इस स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। सो स्पीड हो गया डेल्टा एस बाई डेल्टा टी और एस हो गया आर डेल्टा थीटा। सो आर बाहर निकल जाएगा इंटू डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, और ये वी हो गया आर ओमेगा के इक्वल। मेरे ख्याल में दिक्कत नहीं होना चाहिए। v हो गया आप देखो r इंटू डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, और ये ओमेगा के इक्वल है। सो ये हो जाएगा स्मॉल r, यहाँ कैपिटल R आपके बुक में दिया है जबकि फिगर में दिया था स्मॉल r, ठीक है। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को आप यदि एंगुलर स्पीड के टर्म में बताओगे तो आप देखो कि एक्सेलरेशन हो गया वी स्क्वायर बाई आर के इक्वल, कैपिटल आर ही दिया गया, हम लोग कैपिटल आर ही ले लेते हैं, और v हो गया आर ओमेगा के इक्वल। सो आर ओमेगा का होल स्क्वायर बाई आर, डेट इज ओमेगा स्क्वायर आर। सो हमेशा ध्यान रखना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है v स्क्वायर बाई आर, जहाँ v क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी। हर एक पॉइंट पर जो स्पीड है या टेंजेंशियल स्पीड बोल दो, हम लोग इसमें तो इंटरेस्टेड नहीं है, मैग्नीट्यूड में केवल इंटरेस्टेड है, चूँकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं, इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। और दूसरा फॉर्मूला हम लोगों ने देखा कि v इज इक्वल टू होता है ओमेगा आर के। आगे हम लोग पढ़ेंगे जब वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे तब वो फॉर्मूला वहाँ पर और डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। अभी के लिए जान लो कि जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो है एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर आर। सो अभी के लिए ये आपको पता नहीं है, सीधे बोल दो कि टेंजेंशियल स्पीड, ये टेंजेंट के लॉन्ग है इसलिए टेंजेंशियल स्पीड इज इक्वल टू ओमेगा इंटू रेडियस। क्लियर है? अब देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है टाइम पीरियड। सो टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू मूव वन रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन करने में जो टाइम लगता है उसको आप बोलते हो टाइम पीरियड। अब वन रिवॉल्यूशन क्या हो गया, मीन्स कि एंगल कितना से चेंज हुआ, एंगल आपको 2 पाई रेडियन से चेंज हुआ। आपको मालूम है कि ये एंगल 360 डिग्री होता है और रेडियन के टर्म में ये 2 पाई कहलाता है। तो 2 पाई रेडियन से चेंज हुआ एंगल, तो उसमें जो टाइम लगा वही आपको कहलाता है टाइम पीरियड। और इसका अपोजिट होता, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन 1 सेकेंड। सो हमेशा ध्यान रखना कि फ्रीक्वेंसी होता है 1 बाई टाइम। अब देखो कि कैसे आया 1 बाई टी के इक्वल, देखो t सेकेंड में ये एक रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो 1 सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन करेगा, 1 बाई टी। सो फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड, ये हो गया 1 बाई टी के इक्वल। क्लियर है? अब इस टाइम पीरियड का वैल्यू आप कैसे निकालोगे, यदि कोई ऑब्जेक्ट ओमेगा एंगुलर स्पीड से कर रहा हो, ठीक है, सो आप बोलोगे कि 2 पाई उसको एंगल कवर करने में कितना टाइम लगेगा। आपको मालूम है ओमेगा इज इक्वल टू होता है थीटा बाई टी। सो 2 पाई एंगल कवर करने में जो टाइम होता है वही उसका टाइम पीरियड होता है। क्लियर है? सो यदि ये टाइम पीरियड कैपिटल टी से डिनोट करोगे तो 2 पाई में जो टाइम हुआ और यहाँ से टी हो गया 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, अच्छा, सो आपको फॉर्मूला जो याद रखना है, एक तो टाइम पीरियड हो गया 2 पाई बाई ओमेगा। अब फ्रीक्वेंसी के टर्म में देख लेते हैं। सो आपको मालूम है टाइम पीरियड होता है 1 बाई फ्रीक्वेंसी के इक्वल, और टाइम पीरियड हो गया 2 पाई बाई ओमेगा के इक्वल। सो फ्रीक्वेंसी हो गया न्यू इज इक्वल टू ओमेगा बाई 2 पाई।
देखो यही सब चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है। देखो ये क्या हो गया, v कितना होता है, स्पीड कितना हो गया, जो डिस्टेंस एक सर्किल में ट्रेवल किया 2 पाई r, और कितने टाइम में करेगा, तो एक टाइम पीरियड में, डेट इज 2 पाई r बाई टी, और 1/t न्यू के इक्वल है, सो 2 पाई r न्यू। सो ये फॉर्मूला हो गया स्पीड का। अब आप देखो ओमेगा कितना होता है, ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, और यहाँ से आ गया 2 पाई इंटू न्यू, और जो स्पीड हो गया 2 पाई r इंटू न्यू फ्रीक्वेंसी के टर्म में। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, देखो v स्क्वायर बाई r या ओमेगा स्क्वायर r। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देखो यहाँ पर निकाल देता हूँ मैं, AC हो गया ओमेगा स्क्वायर r, ओमेगा का वैल्यू 2 पाई इंटू न्यू है, तो 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर इंटू r। सो ये सब बहुत आसान कंसेप्ट है, टाइम पीरियड का भी कंसेप्ट था। सो मेरे ख्याल में इस वीडियो में आप काफ़ी चीज़ समझे होंगे, बुक के भी कंसेप्ट, बुक से थोड़े एक्स्ट्रा भी, और ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।